नमस्कार साथियों, रीट भर्ती परीक्षा मुख्य परीक्षा आने वाली है। इसके साथ शिक्षक भर्ती के साथ अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं, उसमें उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो एक बार हम उच्च न्यायालय को देखते हैं रिवीजन के रूप में कि उच्च न्यायालय से क्या क्या अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी परीक्षा में, और विगत कुछ सालों में उच्च न्यायालय से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें हम उच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, उच्च न्यायालय की कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनके चयन की प्रक्रिया है, तो ये सारी प्रक्रियाओं को हम एक बार देखेंगे। तो देखिए, उच्च न्यायालय जो है, अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं, इतिहास में जाएं, तो इसकी जो स्थापना के संदर्भ में है, तो 1862 में यानी कि जो इंग्लिश टाइम पीरियड चल रहा था, अंग्रेजों का काल चल रहा था, उस समय 3 हाईकोर्ट स्थापित किए जाते हैं। 3 हाईकोर्टों की स्थापना की गई 1862 में। वो कौन कौन से 3 हाईकोर्ट थे? सबसे पहले अगर हम बात करें, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। इस प्रकार ये इंग्लिश जब किंगडम चल रहा था, अंग्रेजों का साम्राज्य चल रहा था, तो उन्होंने भारत के अंदर हाईकोर्ट स्थापित किए। उसके कुछ साल के बाद ही इलाहाबाद में 1866 में एक और हाईकोर्ट जो है वो स्थापित कर दिया गया। तो ये प्रमुख 4 हाईकोर्ट हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम 4 हाईकोर्ट जो स्थापित किए गए थे वो कौन कौन से हैं? कलकत्ता है, बॉम्बे है, मद्रास है और इलाहाबाद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है ये 1866 में स्थापित किया गया था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारी आज़ादी के समय भारत के अंदर 11 हाईकोर्ट थे, यानी कि 11 प्रांत थे, और प्रत्येक प्रांत में हाईकोर्ट स्थापित कर दिया गया था 1947 में। यानी कि ये हमको अंग्रेजों से मिली विरासत थी, 11 हाईकोर्ट। उसके बाद इस बात का उल्लेख है आर्टिकल, अगर संवैधानिक प्रक्रिया की बात करें, आर्टिकल 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य जो है इसमें एक उच्च न्यायालय होगा। यानी कि अनुच्छेद 214 में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक स्टेट में एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन बाद में हमने ये बात देखी कि कुछ छोटे छोटे जो स्टेट थे जिनके लिए हाईकोर्ट की इतनी आवश्यकता थी नहीं, तो हमने ये व्यवस्था बनाई कि एक हाईकोर्ट जो है वो एक से ज़्यादा राज्यों के लिए काम कर सकता है। तो इसके लिए 7वां संविधान संशोधन जो है ये किया जाता है, और हमने इसमें ये व्यवस्था कर दी कि एक हाईकोर्ट जो है वो एक से ज़्यादा राज्यों के लिए हो सकता है। यानी कि जम्मू कश्मीर में अगर हाईकोर्ट है तो उससे जम्मू कश्मीर के लोग भी काम चला लेंगे, लद्दाख के लोग भी काम चला लेंगे। अगर कोई हाईकोर्ट कलकत्ता में बना हुआ है या गुवाहाटी में बना हुआ है या कहीं और बना हुआ है, तो उससे एक से ज़्यादा स्टेटों को वो कवर कर सकता है। अगर कोई पूर्व उत्तर का है तो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनके लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। हमें ज़्यादा हाईकोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया और इस प्रक्रिया को जोड़ा। जब ये सारी प्रक्रिया हो गई तो हम बात करते हैं भारत में वर्तमान में कितने हाईकोर्ट हैं। तो 25 हाईकोर्ट हैं। ये हाईकोर्टों की संख्या समय के साथ बदलती रहती है। सरकार अगर कोई नया हाईकोर्ट स्थापित कर देती है, लेकिन हम वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में 25 हाईकोर्ट हैं, जिनमें सबसे अंतिम जो स्थापित किया गया हाईकोर्ट है वो तेलंगाना है। तेलंगाना में अंतिम हाईकोर्ट जो है वो स्थापित किया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट हैं, तो 25। अगर अंतिम पूछा जाए तो अंतिम तेलंगाना। ये बात आपको याद रखनी है। इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन दोनों से संबंधित। 2013 में यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उससे महज 1 साल पहले ही हमने 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए थे, और वो थे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। आप लोग नोटिस करेंगे तो ये तीनों के तीनों जो स्टेट हैं ये पूर्व उत्तर के स्टेट हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। लेकिन अगर हम बात करें एक से अधिक राज्यों के अंदर जो स्थापित हाईकोर्ट हैं वो कौन कौन से हैं, अगर हम उनको देखें तो आपको ये जो हाईकोर्ट हैं इनको नोटिस करना है, इन पर एक बार ध्यान देना है, क्योंकि इनसे प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं। और कई जो सेना की भर्ती होती है, पुलिस की भर्ती होती है, उनमें ये प्रश्न उनका फेवरेट रहता है। तो बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो हाईकोर्ट है इससे 2 स्टेट को वर्तमान में फायदा मिल रहा है, केंद्र शासित प्रदेशों को फायदा मिल रहा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से काम चला रहे हैं अपना। अगर हम मद्रास हाईकोर्ट की बात करें तो इससे तमिलनाडु और पांडुचेरी जो हैं, ये दोनों के दोनों, पुंडुचेरी या पांडुचेरी बोलें, ये दोनों के दोनों एक ही हाईकोर्ट से काम चला रहे हैं अपना। फोकस ऑन बोर्ड। पंजाब जो है ये पंजाब वाले, हरियाणा वाले और चंडीगढ़ वाले
पंजाब हाई कोर्ट से ही अपना काम चला रहे हैं। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट जो है इससे महाराष्ट्र वाले, गोवा वाले, दीन नागर हवेली जो है, दीप नागर हवेली है, इसके सभी जो लोग हैं, नागरिक हैं, ये इस एक बॉम्बे हाई कोर्ट से अपना काम चला रहे हैं। इसके अलावा गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है इस असम का वाला, इससे असम के लोग भी काम चला रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश वाले, नागालैंड और मिजोरम वाले एक ही हाई कोर्ट के अधीन आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट की, तो पश्चिमी बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग कलकत्ता हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर हैं। इसके अलावा अंतिम जो केरल है, तो केरल के और लक्षद्वीप की जो जनता है वो केरल हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। तो आपने देखा ये सारे हाई कोर्ट एक से ज़्यादा स्टेट को कंट्रोल करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से इसका हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, इसका हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। तो ये आपको वास्तविक रूप से एक बार रिवीजन मोड पर रखने हैं, ताकि अमूमन आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ से तो कम से कम गलत ना हो। इसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर हम नियुक्ति की बात करें, तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता, वो सलाह लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI से, और दो जो हाईएस्ट लेवल के जो वरिष्ठतम वकील न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह लेने के बाद किसी भी स्टेट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगर हम बात करें शपथ की, तो जहां पर वो जिस स्टेट के अंदर वो न्यायाधीश शपथ ले रहा है, वहां का राज्यपाल उनको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। हटाने की अगर प्रक्रिया की बात करें, तो जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सेम प्रक्रिया वही है। इनका अगर कार्यकाल की बात करें, तो 62 ईयर, 62 साल की उम्र तक कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश रह सकता है हाई कोर्ट के अंदर। अगर हम योग्यता की बात करें कि कौन व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बन सकता है, तो कम से कम उसने 10 साल तक हाई कोर्ट के अंदर वकालत की हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वो 10 साल तक जज रहा हो। तो ये बात आपको याद रखनी, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील रहा है, या वो अधीनस्थ न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इनमें न्यायाधीश रहा है, तो वो किसी भी स्टेट का क्या बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 225 क्या कहता है, अनुच्छेद 225 हाई कोर्ट की अधिकारता के बारे में बात करता है, पावर के बारे में बात करता है, अधिकार क्षेत्र के बारे में बात करता है। तो जो सांसद और MLA से संबंधित चुनाव के विवाद होते हैं, ये सभी हाई कोर्ट जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति या नागरिक के मूल अधिकारों के हनन का मामला हो, तो वो भी हाई कोर्ट में सॉल्व होता है। ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, इनके मैटर हो जाते हैं स्टेट के अंदर, तो वो भी हाई कोर्ट जाती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो मैटर होते हैं वो भी कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। और जो कोई मृत्युदंड के मामले होते हैं, इनमें हाई कोर्ट का अनुमोदन जरूरी है, अप्रूवल जरूरी है, कि ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही लोगों को फांसी की सजा दे के चढ़ाता जा रहा है, तो इसमें भी हाई कोर्ट जो है वो दखल देता है। तो ये कुछ छोटे इंपॉर्टेंट काम थे, इनकी ड्यूटी थी, इनके अधिकार क्षेत्र की बात थी। लेकिन हम हाई कोर्ट जो है वो एक स्पेशल काम और करता है, 5 प्रकार की रिट जो हैं वो जारी करता है। हमने इसके बारे में एक पुराने लेक्चर में विस्तृत रूप से समझा था, लेकिन अमूमन पेपर में रिटों से संबंधित पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी रिट नहीं है। तो 5 रिट आपको याद रखनी है। पहली जो रिट होती है वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट जारी की जाती है परमादेश। तीसरी होती है प्रतिषेध। चौथी होती है उत्प्रेक्षण, और अंतिम होती है अधिकार प्रक्षा। तो ये पांचों की पांचों रिट जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन में 3 रिट सही देकर 1 रिट गलत दे दी जाती है, या 1 रिट सही देकर 3 रिट गलत दे दी जाती है। तो इस प्रकार एग्जामिनर कई बार इन रिट से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो एक बार बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रक्षा प्रकार की रिटें जो हैं वो जारी की जाती हैं। तो ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित बातें थी। ये छोटे क्वेश्चन कई बार आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन इनसे सवाल अमूमन पूछ लिया जाता है। हाल ही में शिक्षक भर्ती परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली रीट भर्ती परीक्षाओं में भी उच्च न्यायालय के अलावा चतुर्श्रेणी, पुलिस, इन परीक्षाओं में भी उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पुटअप होते हैं। तो आपको उच्च न्यायालय से संबंधित अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय के अलावा सुप्रीम कोर्ट, DC, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जो भारतीय कानून व्यवस्था है, इनके तीनों चरणों को हम पढ़ेंगे। तो आज हमने हाई कोर्ट को पढ़ा, हाई कोर्ट की प्रक्रिया को पढ़ा। उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है, ये जो बातें हैं वो सुन के अच्छा लगा होगा, समझ में भी आई होंगी। इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप
पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला जो लेक्चर है वो जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर आपको रिकॉर्ड करके उपलब्ध कराएंगे।